हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत। तो विद्युत का ये हमारा भाग 2 है और भाग 2 में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसकी परिभाषा क्या है? कहा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के, अगर किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका जो ताप क्या होने लगता है, अगर बढ़ता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो उसको भी देख लीजिए कि इसका उपयोग विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री आदि में जो है ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों में होता है। अब आप यह सोचते होंगे कि यह कैसे, कि जैसे समझ लीजिए कि कोई एक चालक है, अगर आप उसमें ऊष्मा को प्रवाहित कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो वह चालक क्या हो, गर्म हो, यानी उसका ताप बढ़ने लगे, तो इस घटना को तो हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे ही। लेकिन जो उसका उपयोग होता है इसे विद्युत बल्ब हो गया, समझ रहे हैं ना? विद्युत बल्ब में भी आप देखेंगे उसमें भी एक तार ही होता है, एक पतला सा, और हीटर भी देखेंगे तो हीटर में भी पतले पतले से क्या लगे होते हैं, तार ही लगा होता है। इस्त्री में भी वही होता है। तो इसमें जब हम लोग ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो वह धीरे धीरे हीट होने लगती है, गर्म होने लगता है। और जब गर्म होता है तो गर्म होने से हमको दो प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, या तो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है या तो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में यह क्या होता है, बदल जाता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में या प्रकाशीय ऊर्जा में। जैसे प्रकाशीय ऊर्जा का मतलब जैसे आप बल्ब में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। और अगर आप लोग हीटर में हो गया, इस्त्री में हो गया, इसमें अगर आप प्रवाहित करते इसमें से आपको क्या मिलता है? उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया है कि इन उपकरणों में व्यय होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण या तो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या तो प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। वही कहा गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। तो इसमें चीजें तो आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। क्या कि जब किसी चालक में हम लोग जब किसी चालक में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में धारा के प्रवाह से चालक का ताप बढ़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। और यह क्या होता है कि इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? इसका उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब में करते हैं, हीटर में करते हैं, इस्त्री में करते हैं, आदि और भी वस्तुएं हैं जिसमें इसका उपयोग करते हैं। तथा इसका जो उपयोग होता है वह तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए होता है या तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। और इन उपकरणों में जो व्यय होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण होगा, जो विद्युत ऊर्जा बदल रही है, किसमें बदल रही है? उसमें ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि चालकों में उत्पन्न ऊष्मा की माप। तो अब हम ऊष्मा को नापेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या है? वही कहा गया किसी चालक में व्यय ऊर्जा का रूपांतरण, जो हम लोग व्यय ऊर्जा करेंगे उसका रूपांतरण कहाँ कहाँ होगा? या तो यांत्रिक कार्य में होगा, रासायनिक ऊर्जा में, यदि न हो तो उसमें ऊर्जा में होता है। यानी आप ऊर्जा जो व्यय कर रहे हैं, यानी वह ऊर्जा जो आपकी यांत्रिक कार्य जैसे आपकी मशीनें वगैरह चलती हैं विद्युत ऊर्जा से, वह यांत्रिक कार्य में हो गया। रासायनिक ऊर्जा समझ रहे हैं ना, रासायनिक ऊर्जा जैसे विद्युत बल्ब का जलना आदि में न हुआ तो, अगर इन दोनों में ना हुआ, या तो यांत्रिक में और रासायनिक में अगर नहीं होता है तो वह उसमें ऊर्जा में जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसका परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा को। तो जब यह विद्युत ऊर्जा है, जब वो परिवर्तित होगा या तो यांत्रिक में या तो रासायनिक में या तो उसमें ऊर्जा में। ठीक है, फिर कहा गया है कि माना आर ओम के किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। कोई आर ओम का चालक तार है और उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V वोल्ट है, तथा इसमें धारा I एम्पियर की T समय तक प्रवाहित की जाए। अब कोई एक R प्रतिरोध का चालक है और उसके सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें I धारा T समय तक प्रवाहित की जा रही है, तब चालक में कितनी व्यय ऊर्जा होगी? तो चालक में व्यय ऊर्जा जो होगी वह विभवांतर गुणे धारा गुणे समय की क्या होगी? बराबर होगा। तो
V बराबर क्या हो गया, विभवांतर गुणे धारा गुणे समय, यानी VIT बराबर क्या हो गया, कार्य। यह जो विद्युत ऊर्जा होगा, उदय ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, VIT, इतना क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। अब आगे कहा गया है कि यह विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में भी उत्पन्न होगी। जो यह ऊर्जा है आपका, जो आपने निकाला कि जो वे ऊर्जा हो रही है, वही ऊर्जा किसके रूप में स्थानांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उष्मा के रूप में। जितनी यह विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है, और इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। और आप W बराबर W बटा 4.2 का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे यह जो W आपका है यह H के बराबर होता है, और जो H होता है वह W बटा 4.2, लेकिन यह जूल होता है, और यह जब हम बदल देंगे इसको तो यह कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। और 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2 कैलोरी होता है। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग 4.2 से क्या कर देते हैं, 1 बटा 4.2 से हम भाग कर देते हैं, तो जूल जो होता है किसमें बदल जाता है, कैलोरी में बदल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 4.2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, W बराबर W जूल होगा। ठीक है। अगर इसी में हम 4.2 से भाग कर देंगे तो यह जूल किसमें बदल जाएगा, कैलोरी में, क्योंकि जो उष्मा का मात्रक होता है वह क्या होता है, कैलोरी होता है। और याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2 कैलोरी होता है। ठीक है। अब आइए बात कि अब हम इसमें कुछ संबंध स्थापित करें। आपने तो यहाँ पे निकाल लिया कि जो कार्य होगा वह, जो आपकी यह जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वह उष्मा के बराबर होगी, लेकिन अब हम कुछ संबंध निकालते हैं। इस संबंध में आपको निकालना पड़ गया विभवांतर व धारा के पदों में संबंध क्या होगा। तो H बराबर आप तो जानते हैं कि आपका क्या है, W बटा 4.2। ठीक है। लेकिन इसमें आपका अब क्या बताना है कि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों होना चाहिए। तो आप W बराबर क्या निकालें, VIT बटा 4.2, क्योंकि W बराबर यही तो है ना, VIT। क्या इसमें देखिए विभवांतर और विद्युत धारा दोनों है ना, विभवांतर भी है और विद्युत धारा भी है। तो एक संबंध यह हो गया कि H बराबर VIT बटा 4.2 कैलोरी। ठीक है। अब दूसरा संबंध आपसे पूछा क्या गया है, दूसरे संबंध में आपसे कहा गया कि विद्युत धारा व प्रतिरोध के रूप में संबंध बताइए कि अगर विद्युत धारा रहे और प्रतिरोध रहे तब उष्मा से क्या संबंध होगा। तो हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे कि H बराबर VIT बटा 4.2 तो हम जानते ही हैं। ठीक है। अब हमको लाना क्या है, विद्युत धारा और प्रतिरोध लाना है। तो एक चीज जानिए, विद्युत धारा इसमें लाना है, विद्युत धारा तो है लेकिन प्रतिरोध लाना है, यानी V बराबर I इंटू R हम जानते हैं। हम V की जगह यहीं पर रख देंगे I इंटू R गुणे I इंटू T पहले से है बटा 4.2। तो I का I में हम गुणा करेंगे तो I स्क्वायर R T बटा 4.2, यानी उष्मा के साथ विद्युत धारा और प्रतिरोध का संबंध क्या होगा, H बराबर I स्क्वायर RT बटा 4.2 कैलोरी होगा। ठीक है। तो यह था दूसरा संबंध। अब हम निकालेंगे एक और संबंध जो कि होगा विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में जब हम इसका संबंध निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संबंध आपने भी निकाल कर आए हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT बटा 4.2, लेकिन यह इसमें आपका विभवांतर प्रतिरोध के साथ होना चाहिए। तो आप अभी निकाले थे कि V बराबर I इंटू R, हमको I बराबर हमको विभवांतर और प्रतिरोध निकालना है ना, जिसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा I बराबर V अपान R हो जाएगा। तो यही मान उठा के हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो आपको मिलेगा I स्क्वायर, हम क्या रख सकते हैं V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, फिर गुणे में क्या है RT और पूरे बटा में क्या है 4.2। ये जो बटा बटा कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो जाएगा V स्क्वायर RT बटा R स्क्वायर गुणे 4.2। तो देखिए यहाँ भी वो R है, यहाँ भी R है, तो एक R से इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा V स्क्वायर, ऊपर तो R कट गया है तो T बटा तो नीचे क्या बच गया R गुणे 4.2। तो वही यहाँ पर आया है कि V स्क्वायर T बटा 4.2 R हो गया, इतना कैलोरी आएगा।
तो आपने देखा कि इससे हमने ऊष्मा बराबर 3 फार्मूले प्राप्त किए। देखिए कौन कौन से। पहला H बराबर VIT बटा 4.2, दूसरा I स्क्वायर RT बटे 4.2, तीसरा आपका है V स्क्वायर T बटे 4.2 कैलोरी। और यह तीनों सभी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है, क्योंकि तीनों ही ऊष्मा के फार्मूले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, कि विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति देखिए, तो कहा गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ का अपना खुद का प्रतिरोध होता है, जो कि उस धारा के बहने का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण इसकी कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, यानी व्यय हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम कुछ परिभाषा के रूप में किस प्रकार से कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी परिपथ में अगर विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर का मतलब हो गया समय से हमको भाग करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, कि दर को होने वाले समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर कहेंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ की कुल सामर्थ्य, तो चाहे यहाँ पे आप विद्युत सामर्थ्य लिखिए या विद्युत शक्ति लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो विद्युत सामर्थ्य P बराबर, अब यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा बटा समय, कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी जूल प्रति सेकंड को आप वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर W/T। तो अब हम इसको विभिन्न पदों के रूप में व्यक्त करेंगे, इसमें संबंध स्थापित करेंगे। कैसे कि यह जो विद्युत शक्ति है इसका विभवांतर व धारा के पदों में इसका विद्युत सामर्थ्य के साथ संबंध निकालेंगे। तो हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, और W बराबर आप पढ़ कर आए हैं कि क्या होता है, VIT, यही ना। तो W बराबर क्या रखते हैं, VIT, तो T से T कट जाएगा, तो बचेगा क्या, P बराबर VI। और यह सामर्थ्य शक्ति है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो आप इस प्रकार से कहेंगे विभवांतर, धारा और शक्ति में क्या संबंध होता है, P बराबर V/I होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे कि विभवांतर वह प्रतिरोध के पदों के बीच विद्युत शक्ति क्या होता है। तो अब इसमें हमको विभवांतर, प्रतिरोध और विद्युत शक्ति के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो अभी आप यहाँ पे जान चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, VIT, यानी P बराबर W/T होता है। इसके बराबर क्या होता है, VIT बटा क्या होता है, T। तो T से तो T कट जाएगा, P बराबर आपका VI आया है, लेकिन आपको इसमें क्या लाना है, प्रतिरोध लाना है। क्या लाना है, प्रतिरोध लाना है। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। क्या होता है, V/R होता है। तब यहाँ पे I बराबर रख सकते हैं V गुणे I बराबर आप क्या रखेंगे, V/R। तो V का V में गुणा होगा तो V²/R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही आपका P बराबर क्या है, V²/R, और यह शक्ति है तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट होगा। ठीक है, तो यह था आपका दूसरा संबंध, किसमें, विभवांतर, प्रतिरोध और विद्युत शक्ति के। अब हम तीसरा संबंध निकालेंगे जो कि संबंध होगा विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर ही था। तो आइए अब हम और संबंध निकाल देते हैं। तो P बराबर W/T, ठीक है, तो W बराबर क्या होता है, VIT/T होता है। तो आप यहाँ से T से T काट सकते हैं, लेकिन आपका मिलेगा P बराबर V/I मिलेगा। लेकिन आपको इसमें विद्युत धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। आपको प्रतिरोध लाने के लिए तो आप V बराबर एक फार्मूला जानते हैं, I/R होता है। तब यहीं पर रख देंगे P बराबर V क्या रखेंगे, I/R,
गुणे आई, तो आई का आई में गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यानी P बराबर आपका ये निकला कि आई स्क्वायर आर, और यह विद्युत सामर्थ्य है, तो विद्युत सामर्थ्य यानी इसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा, वाट होगा। तो इस प्रकार से आपके विद्युत चैप्टर की थ्योरी तो समाप्त होती है। तो और हम इसमें कुछ अब इसके हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम उदाहरण के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, क्योंकि जितना आपके इम्पोर्टेंट अभ्यास प्रश्न के न्यूमेरिकल्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट आपके जो उदाहरण के प्रश्न हैं वो भी हैं। तो आइए पहले हम लोग उदाहरण के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जो पहला दिया है उदाहरण 12.1 करके, कहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। जो चीजें आपको पता है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको क्या पता है विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पीयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर आपका हो जाएगा 0.5 एम्पीयर, ठीक है। और फिर कहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी आपको समय दे दिया गया है। तो समय T बराबर कितना दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आवेश, यानी आवेश Q का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप Q बराबर बताएंगे क्या होता है, कितना आवेश उससे प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आप ये जानिए कि जब हम लोग सवाल को हल करते हैं तो आपके जो मान होने चाहिए वह सभी एक पद्धति में होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपका यह जो समय है वह मिनट में दिया है, तो समय को हम सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60 रहा में 600 सेकेंड, यानी हम लोग समय को किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो आपको आवेश निकालना है, तो आप जानते हैं कि आवेश Q बराबर जो होता है धारा गुणे समय होता है। तो Q बराबर धारा गुणे समय, यानी Q बराबर IT। यह फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। I का मान कितना है, 0.5 गुणे T का मान कितना है, 600, ठीक है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 6 × 25 30 तो होगा, लेकिन बगल में 2 जीरो हम भी बढ़ा लेंगे और एक अंक पे दशमलव, यानी आएगा 300.0, यानी आवेश Q बराबर 300 आएगा। और यह आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। यानी इस परिपथ से, जो विद्युत परिपथ है, इससे 10 मिनट में 300 कूलाम आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो 12.2 का दिया गया है, 12.2 करके कहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। आपको जो चीजें पता लिख लीजिए। आपको पता है विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। और कहा है कि बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, या दो C लिखा है, कूलाम है, ठीक है। तो यानी आवेश का मान दिया है, आवेश को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, Q से। तो Q बराबर कितना दिया है, 2 कूलाम, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितना कार्य पूछा जा रहा है। तो आप लिखेंगे कार्य W बराबर आपको यही ज्ञात करना है। तो आप W, Q और V में एक संबंध जानते हैं, क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। याद रखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश, क्योंकि यह चैप्टर जो है आपका न्यूमेरिकल्स इससे आने ही आने हैं, इसलिए इसके सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करवा रहे हैं ताकि एक भी न्यूमेरिकल्स आपका छूटे ना। तो आपका यह W बराबर क्या हो गया, V गुणे इंटू Q हो गया। V का मान कितना है, 12 गुणे Q का मान कितना है, 2, 12 दूनी 24, और ये W जो कि कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कितना आएगा, 24 जूल आएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। 3 क्या कहा गया है, पहला इसमें देखिए दिया गया है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह ओम का चिन्ह, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी पहले में आपको प्रतिरोध और विभवांतर दे दिया गया है,
आपसे विद्युत धारा पूछा जा रहा है। फिर इसके बी वाले पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। अब यहाँ पर विद्युत हीटर की बात किया जा रहा है कि इसके जो कुंडली का जो प्रतिरोध है वह 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे जो चीजें पता पहले उसको लिख लीजिए। आपको पता है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200। तंतु का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आपका यह R बराबर कितना आएगा, 1200, यह ओम का चिन्ह है। ठीक है, और कहा गया है कि यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी यहाँ पर विभवांतर दिया गया है, विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर आपका दिया गया है 220 वोल्ट। तो पूछ रहा है कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी विद्युत धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा I बराबर आप बताइए कितना होगा। तो आपको V, R और I में एक संबंध पता होगा, क्या कि V बराबर I इंटू R होता है। आपको I चाहिए इसलिए R को पक्षांतर कर देंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, R का मान 1200 है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब आपको करना पड़ेगा भाग 120 से 22 में। ठीक है, भाग लगाए 10 में यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, एक बार लेके जाइए 120 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100। 10 में 0 बढ़ा सकते हैं, और 12 बटे 96 लगभग या 960 आएगा, 0 4 आ जाएगा, 10 बटे 36 लगभग वही I बराबर आपका आ जाएगा 0.18 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यानी पहले में जो आपका आंसर आएगा वह कितना आएगा, 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यह वाला पार्ट ए था। अब इसका पार्ट बी भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए पार्ट बी भी इसका हम लोग लगा देते हैं। पार्ट बी देखिए लोग साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे कहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यानी कुंडली का प्रतिरोध दे दिया है, कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है, तो कुंडली का प्रतिरोध जो है R बराबर वह आपसे कितना दिया गया है, 100 ओम, तो आप 100 ओम लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि यह विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जा रहा है। 220 वोल्ट के स्रोत यानी विभवांतर, जो आपका विभवांतर V का मान है वह कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। कितना है, 220 वोल्ट दे रखा है। तो पूछ रहा है कि धारा, तो धारा I बराबर आपको ज्ञात करना है कि धारा I बराबर क्या होगा। तो I बराबर आप जानेंगे होता है V अपान R। अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ना, I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। V का मान 220 बटा R का मान 100। अब जानते हैं 2 0 नीचे, तो ऊपर 2 पे दशमलव लगा दीजिए, तो I बराबर आपका हो जाएगा, यह 220 तो है, 2 अंक नीचे 1 2, यानी 2.20, और धारा है तो इसका मात्रक क्या आएगा, एम्पियर। यानी पहले में आपकी जो धारा आ रही है वह 2.20 कोई मतलब नहीं होता, आप इसे 2.2 भी कर सकते हैं, 2.2 एम्पियर आएगा, और जो पहला है उसका आएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका अगला क्वेश्चन जो है वह 12.4 देखेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 12.4 का है। क्वेश्चन नंबर 12.4, यह आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, एग्जाम्पल आप लोग बुक में ढूंढेंगे, ये मिलेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट आपके अभ्यास के प्रश्न है उतने इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। कहा गया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। कोई हीटर है, अगर उसमें हम 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बीच विभवांतर कितना होता है, 60 वोल्ट होता है। फिर आपसे कुछ कंडीशन देके पूछा जा रहा है कि उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा जब उसके विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए।
पहले तो कहा गया कि जब यह हीटर 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही थी तब उसके बीच जो विभवांतर था, टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर था वह 60 वोल्ट का था। अब आपसे कंडीशन दे दिया है कि उस समय विद्युत धारा कितनी होगी जब उसके विभवांतर को हम लोग बढ़ा के 60 से कितना कर दें, 120 कर दें, तब कितनी धारा होगी। तो देखिए आपको धारा यह निकालने के लिए आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि यह जो विद्युत हीटर है इसका प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध तो देखिए दोनों कंडीशन में समान ही रहे, चाहे आप विभवांतर को बढ़ाएं या घटाएं, प्रतिरोध हमेशा समान ही होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्रतिरोध कितना है। तो जो चीजें पता है हम उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे। अब आपको पता है कि विद्युत हीटर में प्रवाहित जो धारा है, यानी आपका जो धारा I बराबर आपको पता है कितना है, 4 एम्पीयर है, ठीक है। और उसके बीच जो विभवांतर था, विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। जब उसमें विभवांतर 60 वोल्ट और धारा 4 एम्पीयर की बह रही है तब उस समय इसमें प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा, तब उसका हीटर का जो प्रतिरोध, जो उसके पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। हमको R चीज लिए क्या हो जाएगा, V बटा I, क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। तो V का मान देखिए यहाँ पे 60 है, I का मान 4 है, हम काट देंगे कितना आएगा, 15। यानी प्रतिरोध R का मान जो आपने निकाला वह कितना आ गया, 15 ओम आ गया। यानी वह जो विद्युत हीटर है उसके जो चालक तार है उसका जो प्रतिरोध है वह कितना है, 15 ओम है। अगर उसका जो प्रतिरोध 15 ओम है, अब उसके विभवांतर को आप चाहे 60 करो, चाहे 120 करो, चाहे 180 वोल्ट करो, तो प्रतिरोध आपका चेंज नहीं होगा। प्रतिरोध क्या होता है, आपका एक निश्चित मान है, ठीक है, जो इस तार के लिए है। तो आपका हो गया प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया, 15 ओम, ठीक। अब इस समय कहा है कि विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है, लिखेंगे बढ़ाया गया विभवांतर, ठीक है। इसको हम लोग कुछ अलग मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं V डैश बराबर कितना है, 120 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा निकालनी है हमको, जब विभवांतर को बढ़ा दिए, विद्युत धारा मान लो I डैश बराबर हमारा है, यही हमको ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V का मान कितना है, 120, 120 रख दीजिए। I तो आपको ज्ञात करना है, I डैश इंटू R का मान कितना है, 15। तो आप जानते हैं 15 कम 15, 15 बटे 120 हो जाता है। तो I डैश बराबर आपका जो आप यहाँ पे आएगा वह कितना आएगा, 8 एम्पीयर। यानी कहने का मतलब क्या था कि अगर आपने विभवांतर को 60 वोल्ट किया तब उस समय धारा कितनी थी, 4 एम्पीयर थी। जब आपने विभवांतर को बढ़ा दिया तो आपकी धारा भी बढ़ गई। विभवांतर को आपने 60 से 120 वोल्ट कर दिया तो धारा भी 4 एम्पीयर से कितनी बढ़ गई, 8 एम्पीयर बढ़ गई, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर जो आपका 12.6 दिया गया है, उसमें आपसे क्या कहा गया है, कहा है कि दिए गए किसी पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कोई तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल ए है और उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वह ए है, यानी ए की मोटाई क्षेत्रफल वाला कोई तार है जिसकी जो प्रतिरोध दे रखा है वह 4 ओम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि इसी पदार्थ का, जिस पदार्थ का यह तार बना उसी पदार्थ का किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2, L/2 का मतलब पहले की आधी कर दी गई हो, तथा प्रतिरोध तथा मोटाई 2a का मतलब पहले का 2 गुना कर दिया गया है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए जो चीजें आपको पता पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो हल में इसका आ जाएगा, पहले देखिए तार की जो लंबाई कितनी थी, स्मॉल l, तार की लंबाई, जो तार की लंबाई है वह कितना दे रखा है, स्मॉल l, और मोटाई कितना दे रखा है, मोटाई दे रखा है a, और इसका जो प्रतिरोध उस समय दे रखा है, प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा है, 4 ओम, ये दिया है। तो प्रतिरोध R बराबर फार्मूला क्या होता है, रो
L अपान A, ठीक है। और इसी के बराबर आपका है 4 ओम। कितना है? 4 ओम, क्योंकि उसने प्रतिरोध R ही का मान दिया है ना, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं रो L A बटा कितना 4, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब आपसे जो चीजें आगे कहा गया है, कहा गया इसी पदार्थ का अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। अन्य प्रतिरोध पूछा गया जिसकी लंबाई, तो अन्य तार की लंबाई, अन्य तार की लंबाई, इसकी लंबाई को हम लोग चलो मान लेते हैं L डैश बराबर कितना है L/2 है। और इसकी मोटाई को भी हम A डैश मान लेते हैं, कितना है 2A। इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध को भी हम क्या मान लेते हैं R डैश, तो हमको प्रतिरोध R डैश बताना है। तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, फार्मूला R बराबर होता है रो L बटा A होता है। लेकिन यहाँ पर R डैश है, तो हम सबको R डैश से व्यक्त कर देंगे, क्योंकि यह रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह तो नियतांक, ठीक है। तो L डैश का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा रो L डैश का मान है L बटा 2 और क्षेत्रफल A का मान कितना है 2A। यह 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो जाएगा रो L बटा 4A होगा कि नहीं। और अब हम क्या कर सकते हैं, R डैश बराबर 1/4 को हम बाहर लिख देंगे, तो गुड़े रो L बटा A हो जाएगा। और ये भी देखिए रो L बटा A बराबर कितना रख सकते हैं 4, तो R डैश बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R डैश बराबर 1/4 गुड़े 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो R डैश बराबर कितना आएगा 1 ओम आएगा। और यहाँ पर देखिए अभी आप सोचेंगे 4 कहाँ से आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रो L बटा A बराबर कितना है 4 ओम, जो कि समीकरण नंबर 1 से आया है। तो R डैश बराबर आपका कितना हो गया 1 ओम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 12.6। अभी आपके और से एग्जाम्पल बचे हैं, 7 एग्जाम्पल आपके और हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जब हम बताने का उसका प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।